10 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 साल का टाइम है, क्या रोड मैप रहेगा, क्या क्या करना होगा? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कभी ऐसा प्रोडक्ट सर्विस मत दो जिसके अंदर आपको रिजल्ट दिखाना पड़े। मैं प्रोडक्ट बेस्ड को अवॉइड करता हूँ। कोई स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है उनको। किया था एक क्लाइंट के साथ, तो उनका क्या था कि फैब्रिक का काम था। दे हायर अ इन्फ्लुएंसर, ठीक है, लाइफस्टाइल वाला। हमने उनके मेजरमेंट्स लिए, वो पूरा क्लोथ तैयार करवाया, उनको डिलीवर किया, और डिलीवर करने के बाद उस इन्फ्लुएंसर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। सो दैट्स वाई आई सजेस्ट कि यार प्रोडक्ट बेस में मेरे को करना ही नहीं है। फिर हम तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं यार ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम रिपीटेटिव काम नहीं कर सकते हैं। लोग आपको ताने मारेंगे कि भाई टाइम पे नहीं आता, दिल्ली पुलिस हो गया है क्या। Hey, what's up everyone? This is Vishal and I welcome you to this power-packed podcast with Vikas Roy. So people who don't know Vikas, I'll be asking Vikas to give a brief introduction and obviously we'll be talking about कि क्या उनकी जर्नी रही है अभी तक, क्या क्या उन लोगों ने किया है। And he told me, because इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बात कर चुके हैं, so regarding how his personal life is, in terms of professional life कि उन्होंने कितने टाइप के क्लाइंट साथ काम कर रखा है, and we'll be also talking about कि किस टाइप के क्लाइंट्स उनके लिए बेस्ट होते हैं एंड किस टाइप के लोग विकास को रीच आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम हिम। एंड लास्ट विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट people who wants to be like Vikas, people who wants to start an influencer marketing agency or anything related to the marketing part. So Vikas, if you could just give a brief about yourself कि आपने क्या क्या किया है, how was the journey? Okay, so first of all मैंने स्टार्ट किया था 2013 से। 2013 से? जब मैं 10th क्लास में था। प्रीवियसली मैं ये सब नहीं करता था, मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें। आई एम अ वेब डेवलपर। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं स्कूल्स की वेबसाइट्स बनाना और ये सारी चीज़ें करता था। देन 2016 में मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी बनाई थी हैशडैश के नाम से। इट्स लाइक अभी का जो लिंक्डइन आप देखते हो वो सेम वैसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट कर सकते थे, चैट कर सकते थे, बात कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इतना स्केल ही नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे ना तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा था और इतनी ऑडियंस भी नहीं थी। आई थिंक कि लिंक्डइन भी बहुत बाद में ही इतना ज़्यादा ग्रो, 14-15 के बाद ही ग्रो हुआ है। सो वो मैंने 1 साल रन किया, उसके बाद मैंने वो शट डाउन कर दिया। देन अगेन मैंने स्टार्ट किया डिफरेंट कंपनी जो ग्रिटविल के नाम से था। अगर आप कॉलेज में आपने देखा होगा जहाँ पे आप एनोनिमसली मैसेज भेजते थे, लोगों को लिंक देते थे। मैं किसी को एनोनिमसली मैसेज नहीं भेजता था। वो होता था। सो मैंने वो डेवलप किया था। सो वो काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, फिर देन उसको भी मैंने बंद कर दिया। देन अगेन मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। तो जस्ट बनाता था अपने लिए एंड देन बस दैट्स इट। तो उसके बाद मैंने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाया कि थोड़ा सा 2 नंबर वाला जो काम होता है ना वो करते हैं। आई बिल्ड अ वेबसाइट जहाँ पे टोरेंट आपने सुना होगा ना? टोरेंट सुना है। तो वहाँ पे टोरेंट्स की चीज़ें मिलती थी। तो वो मैंने अच्छा चला वो मेरा, वहाँ से मैं अर्न भी किया। बट 2 साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, सो मैंने उसको छोड़ दिया फिर वहीं पे। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई कि आई कैन डेवलप, जो मेरे को चाहिए वो मैं बना लूँगा, बट उसको मार्केट करना मुश्किल है। ठीक है, तो हम 17-18 के बाद मैंने स्टार्ट किया कि थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। देन स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन। तो मैं पहले लिंक्डइन पे ही कंटेंट बनाता था, इंस्टाग्राम मेरा था ही नहीं। मैंने लिंक्डइन के ऊपर क्राउजल्स और ये पीडीएफ्स वगैरह शेयर करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे एक पर्सन ने मेरे को बोला कि भाई आप इंस्टाग्राम ट्राई करो। तो 2019 के एंड में आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं क्राउजल शेयर कर रहा था। और उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो इंस्टाग्राम पे क्राउजल शेयर कर रहे थे। अगर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को ना 1920 के आसपास अगर आप रीच आउट करते कि उन्होंने क्राउजल किससे सीखा है, तो मोस्ट ऑफ देम मेरा नाम लेते, क्योंकि मैं ही था जहाँ पे मेरी स्टोरी टेलिंग और जिस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रहा था वो बेस्ट था। चाहे वो US मार्केट में हो, चाहे वो आपका इंडिया के अंदर हो, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जा रहा था। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं डेवलपमेंट तो मैंने छोड़ ही दिया, और उसके लिए मैंने टीम हायर कर ली, और उसके बाद जस्ट मार्केटिंग एंड क्लाइंट डीलिंग्स। तो अभी 2022 के अंदर वी स्टार्टेड बिजक्राउंड, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे हमने करा, एंड इट्स नॉट जस्ट ई लर्निंग, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी था। तो वो रन किया 2 साल 2.5 साल, अच्छा खासा था। फिर उसके बाद वी डिसाइडेड कि यार इसको बंद करते हैं, एंड वी टोटली फोकस ऑन के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ही फोकस करते हैं। इसके अलावा मोस्टली आई प्रेफर कि यार जो भी मैं करता हूँ, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, इट्स अबाउट कि मैं सिंपली सिर्फ एक सर्विस के लिए कोई क्लाइंट नहीं लेता। इट्स कि भाई अगर वो कंप्लीट क्लाइंट, कंप्लीट ब्रांडिंग, सारी चीज़ें करता है, तभी आई जस्ट हायर, और उसके अलावा आई डोंट डू। इंटरेस्टिंग। सो जैसा आपने को बताया स्टार्टिंग में दैट यू स्टार्टेड थिंग्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज। सो
उस टाइम आपके फ्रेंड्स होंगे, पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो कुछ ज़रूर कुछ कहते होंगे कि यार सारी दुनिया जो नॉर्मल रैट रेस है, राइट, उसके पीछे लगी हुई है कि पढ़ाई कर लो या फिर XYZ चीज़ें कर लो, बट यू आर समथिंग हु ट्राई नंबर ऑफ थिंग्स। अब 2 नंबर का काम भी ट्राई किया आपने, ये रिकॉर्ड में आ गया वैसे। कोई नहीं। ठीक है, तो सो उस टाइम हाउ यू आर टैकलिंग थिंग्स, क्योंकि स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड एंड डूइंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली विल ऑब्वियसली कैच आइज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। तो हाउ यू आर एक्चुअली हैंडलिंग थिंग्स उस टाइम? देखो इनिशियली मैंने ना जो स्टार्ट किया ना वो मैंने किसी और के लिए नहीं स्टार्ट किया था। मुझे अच्छा लगता था, मैंने बनाया और मैं उसको अपने तक ही रख रहा था। मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जाके मैं मार्केट में बताऊं कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, वो चीज़ नहीं थी। उसके अलावा जो मेरा सर्कल था ना वो ऑलमोस्ट इसी तरीके के लोग थे सारे, चाहे स्कूल टाइम में ले लो या फिर कॉलेज टाइम में ले लो, तो वहाँ पे सब एक ही तरीके के लोग हैं। तो वहाँ पे मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, और फैमिली वाइज मुझे कोई ऐसा इशू था नहीं कि मेरे को वही करना है कि जो उन्होंने बोल दिया है। मेरी मर्जी थी, जो मैं कर सकता था वो मैं कर रहा था। और बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं स्टडी में भी अच्छा ही था, तो मेरे लिए ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ तेरे को यही करना है। जो मेरा मन था वो मैं कर रहा था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। आई फील यू वर गुड इन स्टडी, उस हिसाब से आपको ऑब्वियसली एडवांटेज मिला, क्योंकि जब पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते और कुछ और कर रहे होते हैं तब ज़्यादा लोग बैकलैश ले रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड एक चीज़ आपने मेंशन करी कि यू स्टार्टेड बिजक्राउन, दैट वाज द एजुकेशन वन, है ना, एंड देन यू शिफ्टेड टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो व्हाट आई हैव सीन, जो पूरा कंसल्टिंग पार्ट है बिजनेस का, दैट इफ यू आर प्रोवाइडिंग डन फॉर यू सर्विसेज, राइट, आई एम नॉट श्योर ये जो आपका लेटेस्ट वेंचर है, इज इट डन फॉर यू सर्विस, डन फॉर यू, है ना? सो व्हाट आई हैव सीन कि इफ़ यू आर इनटू द डन फॉर यू सर्विस, तो अगर आप लेट्स से जर्नलिस्ट हो तो यू कैन मेक समवेयर अराउंड 60-70 लाख a ईयर, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। सो जैसे ही आप निश पे जाते हो, लेट्स से आई स्पेसिफिकली वर्क विद लेट्स से कोचेज एंड कंसल्टेंट्स, राइट, सो वहाँ पे आप 1.5 CR 2 CR आप ईयरली टच करोगे। जैसे ही अगर आपको उसको स्केल करना है, तो ऑब्वियसली डन फॉर यू सर्विस में क्या होता है कि जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, जितनी सर्विस देनी है, उतनी आपको टीम हायर करनी पड़ेगी, राइट। सो पीपल शिफ्ट फ्रॉम डन फॉर यू सर्विस टू दी एजुकेशन वन। जैसे पूरा कोर्स रिकॉर्ड कर दिया, पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दिया, मास्टरमाइंड्स होते हैं, बट यू टुक दी अनदर वे कि आपने उल्टा किया है, मीन्स एजुकेशन से आप डन फॉर यू शिफ्ट हो गए। सो व्हाट मेड यू टू शिफ्ट दैट? देखो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को एक तरीके के काम करते हुए पसंद ही नहीं है। तो मैंने ये नहीं है कि बिजग्राउंड मेरा फर्स्ट था, इससे पहले मैं अपनी पर्सनल कंसल्टेशन और कोचिंग और ये सारी चीज़ें भी दे रहा था। देन वी स्टार्टेड बिजग्राउंड विद 3 पार्टनर। अच्छा, क्या हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तीनों का म्यूचुअल है कि हाँ करते हैं। 2 साल 2.5 साल किया हमने, फिर हम तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं यार ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम रिपीटेटिव काम नहीं कर सकते हैं। तो वी जस्ट शिफ्टेड कि हाँ चेंज कर देते हैं, क्योंकि बार बार देखो अगर आप कहते हो ना कि एजुकेशनल है, ठीक है, मैं हर वीक जा रहा हूँ, ठीक है, वो सेम टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया आया वो ऐड किया, वो बताया, फिर बट एक पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार चीज़ें रिपीट तो हो रही है। चाहे आप कंटेंट क्रिएशन भी देखोगे ना, उसके अंदर भी सेम ही आपको फील होगा कि यार मैं यही चीज़ बार बार बता ही रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा मन हट गया कि नहीं यार मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं शिफ्ट हो गया कि हाँ डन फॉर यू सर्विस में हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे मेरे को अलग अलग चीज़ें मिलती है करने को। हर ब्रांड की अपनी अलग अप्रोच है, हर ब्रांड की अलग रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो उस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि चेंज कर देते हैं। तो वो कम्प्लीटली बंद ही करके हमने टोटली शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने उसको बंद करने के बाद ही स्टार्ट किया, उससे पहले भी करते थे, बट फोकस नहीं था। तो वो चेंज के उसको रोकते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। जैसे आपने कहा कि अगर मेरे को कोई चीज़ पे फोकस करना है तो यू हैव टू स्टॉप अदर थिंग्स, राइट। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन पीपल हु थिंक कि मैं ऑलरेडी लेट्स से जॉब कर रहा हूँ एंड आई वांटेड टू स्टार्ट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कुछ भी, है ना। सो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू डू इट साइमल्टेनियसली। जॉब भी कर रहे हैं, वो सोचते हैं जैसे यहाँ से ज़्यादा पैसे आएंगे आई विल क्विट द जॉब, बट अल्टीमेटली होता क्या है, दे ट्राई टू डाइवर्ट देयर टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, विच अल्टीमेटली लीड्स टू नोवेयर। ना ही उनकी जॉब में ग्रोथ हो रही होती है, ना ही उनके बिजनेस में। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट कि दोनों चीज़ें करने से रिजल्ट आ सकते हैं या फिर जस्ट एक पे फोकस करना चाहिए? देखो अगर आप जॉब एंड बिजनेस साथ करते हो ना, मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस इज नॉट अबाउट कि आप इतना कमा रहे हो, बिजनेस इज अबाउट रिस्क, ठीक है। आपके पास अगर प्लान बी है और आप देखो जॉब है, मतलब वो प्लान, अगर आप सोचते हो कि मेरा बिजनेस से पैसा आने लगेगा, जॉब छोड़ दूंगा, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार बिजनेस नहीं भी चलाना तो सैलरी तो आई जानी है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप 100% दे ही नहीं सकते। आप 8 घंटे की जॉब करो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ साथ में बिजनेस भी कर लेता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो भी पॉसिबल नहीं है। आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, अब आप 5 मिनट का आप रेस्ट लेके आप सोचते हो कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। इनिशियली आपको लगेगा कि ठीक है आप कर रहे हो, अच्छा है, बट उसको स्केल करने के लिए ना फिर आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा, छोड़ना ही पड़ेगा जॉब। क्योंकि अगर आप बिजनेस के अंदर 100% नहीं देते हो तो
एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप खुद ही छोड़ दोगे कि यार इतना ज़्यादा क्यों ही करना है, थोड़ा बहुत ठीक है चल रहा है, तो वो चीज़ रहती है। बट आई सजेस्ट कि यार अगर किसी को बिजनेस करना है, रिस्क लो, ठीक है, 3 महीने करके देखो, 4 महीने 6 महीने करके देखो, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ हो पा रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करो। अदरवाइज हर किसी को बिजनेस करना भी ज़रूरी नहीं है। मेरे को खुद अगर जॉब में मिल रहा है भाई 6-7 लाख रुपए सैलरी देंगे, मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा, आराम से मैं करूँगा बिजनेस तो जॉब, कोई इशू नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है कि अनसर्टेनिटी नहीं है, आपका है कि आपने काम किया, आपको जो टास्क मिला आपने कंप्लीट किया, आपकी सैलरी आ गई, दैट्स इट। आपको उसके ऊपर का नहीं सोचना ना, बिजनेस में आपको उसके ऊपर का भी सोचना है कि आपको क्लाइंट भी लेकर आना, उसको डिलीवर भी करना है, डिलीवर में क्वालिटी अच्छी नहीं है वो आपको बोलेगा भी, वो आपको सुनना भी पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें रहती है। बट आई सजेस्ट कि जिसको करना है बिजनेस करना है तो भाई ट्राई करो जॉब छोड़ के, क्योंकि जॉब के साथ मैंने खुद अपने एक फ्रेंड थी हमारी, वो पहले जॉब करती थी, फिर उसको हमने जॉब छुड़वाया, फिर उसके बाद उसको बिजनेस करवाया, अच्छा कर रही है। सो आई सजेस्ट कि यार छोड़ के देखो, रिस्क है, अगर रिस्क चल जाता है तो अच्छी बात है। सो जो आपने कहा ना कि लोगों के बैक ऑफ द माइंड होता है कि अगर बिजनेस नहीं भी चला तो सैलरी तो आ ही जाएगी, है ना? ये सुनते सारे लोग, करता कोई नहीं है। सो हाउ आई लर्न दिस, सो आई एम श्योर आपने डार्क नाइट देखी है, डार्क नाइट राइजेस, बैटमैन की। बैटमैन, उसमें ना एक सीन होता है कि जो ब्रूस वेन होता है वो वेल में गिर जाता है ना, एंड वो क्या कर रहा होता है कि देयर इज अ वेल, उसमें से उसको बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री टाइप होती है और उसको इसको जंप करके कूदना होता है। सो वो क्या करता है, हमेशा एक अपने रोप बांध देता है बॉडी में, और वो सोचता है कि मैं कूदूंगा तो अगर गिरता भी हूँ तो मेरे को रोप बचा लेगी, राइट। वो 2-3 बार करता है, हर बार गिर जाता है। सो एक नीचे इंसान होता है, उसको बताता है कि इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू डू दिस यू नीड टू लेट गो दैट रोप। तो लास्ट टाइम वो चढ़ता है और रोप हटा के फिर कूदता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने नहीं उसको पकड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर भी सकता हूँ। एंड दैट टाइम ही एक्चुअली डिड इट। सो ये चीज़ मेरे को तब जाके समझ आई कि अगर किसी चीज़ को करना है ना, यू हैव टू लेट गो ऑल द थिंग्स जो भी आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है, क्योंकि सेफ्टी क्वेश्चन जैसे ही मिलता है लोगों को, कोई भी काम नहीं करता है। एंड देयर इज़ अ वेरी, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूरो साइंस, ह्यूमन बिहेवियर। मैंने क्या देखा है, इफ़ यू लास्क एनीवन कि आज मैं आपसे पूछूं विकास आपको कितने पैसे कमाने हैं, या फिर आप किसी रैंडमली पूछोगे रोड पर जाके, सब बोलेंगे मेरे को 100 करोड़ रुपये कमाने हैं, मेरे को 200 करोड़ रुपये कमाने हैं। बट आर दे रियली सीरियस अबाउट इट? आर दे पुटिंग दैट मच ऑफ हार्ड वर्क इन टू इट? नहीं। और ऐसा रीज़न क्या है? क्योंकि नो बडी वर्क्स हार्ड फॉर देयर ड्रीम्स, दे ओनली वर्क हार्ड फॉर दी बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स। क्योंकि लेट्स से मैं अगर आपको कहता हूँ आपको कितने रुपये कमाने हैं, 6-7 लाख रुपये आपने कहे, मे बी दैट इज़ योर बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड कि अगर आपको मिलेंगे उतने पैसे तो मैं करूँगा। आज मैं बोलूँ कि आपको ये काम करना है, अगर आप नहीं करोगे तो पैसे ज़ीरो हो जाएंगे, तब आप पूरी जान लगा दोगे उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि आपको 100 करोड़ के लिए काम करना है, मे बी यू विल नॉट पुट दैट मच ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट। व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक ऐसा ही होता है, फिर यू थिंक कि नहीं देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच अबाउट इट? नहीं, एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ठीक है। आप करते हो, आपके पास अगर है एक मार्क, अगर आप उसको टच कर लेते हो, देन आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, इतना ठीक है। आप एक्चुअली है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हो किसी चीज़ से ना, तो आपके लिए ओके है वो चीज़। ट्रू ट्रू। एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने रिसेंटली पढ़ा है। कहते हैं कि इफ़ यू रियली वांटेड टू सी हाउ दैट पर्सन विल परफॉर्म इन द बिजनेस, यू जस्ट हैव टू लुक एट देयर पर्सनल लाइफ। कि उसकी पर्सनल लाइफ जैसे चल रही होती है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी पर्सनल लाइफ में, दैट विल अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट इन द बिजनेस, है ना। सो लेट्स से इफ समवन इज नॉट सीरियस अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, कि टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, सेम गोज फॉर द बिजनेस एज वेल, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि बिजनेस में रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। सो हैव यू सीन दैट सिमिलर बिहेवियर अपने पार्टनर्स के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर? देखो, आप टाइम पे आना या टाइम पे कुछ डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस करो, ठीक है, आप हमेशा एक डेडलाइन लेके अगर आप काम करते हो ना, तो हाई चांसेस हैं कि वो काम हो जाएगा। अगर आपकी कोई डेडलाइन नहीं है, जैसे हम लोग अगर कॉलेज स्कूल की बात करो, तो उस टाइम पे भी होता था कि एग्जाम है, उससे 5 दिन की छुट्टी है, फिर भी हम पढ़ते लास्ट डे ही है ना। वो मैं था, वो है ना। तो वो चीज़ क्या है कि डेडलाइन नहीं है आपके पास, है कि हाँ यार 4 दिन है, मैं आपके माइंड में चल रहा है 4 दिन है, पढ़ ही लूंगा मैंने। सेम थिंग्स हैपन इन बिजनेस कि यार आपको लग रहा है कि हाँ 5 दिन है, 4 दिन मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 5वें दिन बैठ के काम करूंगा, उसको डिलीवर कर दूंगा, वो क्वालिटी डिलीवर ही नहीं हो पाएगी। और अगर आप वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करते हो, देन सही है ना कि क्लाइंट आएगा, क्यों आएगा आपके पास, उसको जानना ही है। आप अगर किसी बिजनेस में किसी को टाइम पे कोई चीज़ डिलीवर नहीं करते हो, इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि कोई क्लाइंट है जो आपसे बोलता है कि मेरे को ना 50 इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर कैसा है कि अगर आपने इंस्टेंट उसको नहीं दिया, उसके पास 50 वेंडर है जिससे वो ले सकता है, ठीक है। तो टाइम की ही तो कीमत है ना। आप अगर उसको टाइम पे दे देते हो तो वो आपके साथ काम करेगा, अदरवाइज वो किसी और के साथ काम कर लेगा।
सेम थिंग्स हैपन इन लाइफ कि यार अगर आप कहीं पे जा रहे हो, टाइम पे नहीं पहुंचते हो, हर बार आप लेट ही जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके साथ इश्यूज है। लोग आपको ताने मारेंगे कि भाई टाइम पे नहीं आता, दिल्ली पुलिस हो गया है क्या। तो वो चीज़ें रहती है। आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके भाई टाइम पे करो, डिलीवर करो। एंड बिजनेस के अंदर तो टाइम ही सब कुछ है। आप टाइम पे नहीं देते हो किसी को कोई चीज़, तो वो नहीं आएगा कभी। राइट, सो वेरी क्लियर, वेरी ट्रू। सो एक चीज़ मेरे को समझनी है कि अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट शिफ्ट फ्रॉम डिफरेंट निश टू निश, और यू कुड से सर्विस टू सर्विस। आज कोई इंस्टाग्राम पे नई रील देखी, किसी गुरु ने, किसी क्रिएटर ने बता दिया कि लेट्स गो विद दी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सबसे पुराना, सबसे बेसिक। सम सेज कि फेसबुक एड सर्विसेज बेचो। अभी नए लोग आ गए, कहते हैं एआई मार्केटिंग बेचते हैं। फिर कोई कहता है कि लेट्स डू जस्ट, हम आपको गूगल एड्स करके देंगे, इससे फनल देंगे, राइट। सो why did you choose influencer marketing? Why not other services which is the mainstream in the market? सी एक्चुअली क्या है ना कि मेरा सर्कल वैसा है, मैं सारे इन्फ्लुएंसर के साथ रहता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ, तो आई सजेस्ट कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ है कि आप जिन क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हो ना, आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम रहती है कि आपको जो वीडियोस डिलीवर करनी है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर है ही यही सिर्फ आपको वहाँ पे ना परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है, कोई क्लाइंट कहता है कि हाँ उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज़ और ये एंगेजमेंट और सारी चीज़ें चाहिए। स्टिल वो चीज़ क्या है कि वो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट है कि आप क्रिएटिव देख रहे हो कि हाँ किस तरीके से वो डिलीवर करते हैं, तो वो चीज़ें रहती है। दैट्स वाई चूज़ कि यार मेरे को ये करना है। सेकेंड चीज़ की पैसा भी बहुत है, ठीक है। आप अगर आप टेक क्रिएटर्स को ले लो, उनका अगर मिनिमम चार्ज मान लो 30-40,000 है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लीगली करते हो तो मार्केट रेट 20% है, ठीक है, जितना भी उसका प्राइस है। बट अगर आप अपना मार्जिन भी ऐड करते हो तो वो कितना भी जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक क्रिएटर से ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हो, एक क्रिएटर से कम भी पैसे कमा सकते हो। एंड यहाँ पे ये रहता है कि क्रिएटर को आप जितना बड़ा बनाओगे आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने इसलिए चूज़ करी कि थोड़ा सा इस तरीके से मैं क्रिएटिव फील्ड को भी देख सकता हूँ कि मार्केट में क्या है। बिकॉज क्या होता है ना, हर एक ब्रांड का भी अपना एक मार्केटिंग टीम है, ठीक है। आप उनके साथ काम कर रहे हो, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। बिकॉज अगर मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता हूँ जो इन्फ्लुएंसर नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो एड्स करता है, ठीक है, तो एड्स में मैं सिर्फ एड्स तक रहूँगा ना। एड्स देखा मैंने, उसके एड्स से क्रिएटिव देखे, एड कॉपी देखी, टारगेटिंग देखी, है सारी चीज़ें। बट अगर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाता हूँ तो उसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें एक साथ देख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो उसने वीडियो बनाई, अब कई सारी एजेंसीज हैं या कई सारे ब्रांड है जो आपसे वीडियोस लिए उसने, उस पर वो ऐड भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एज ऐड क्रिएटिव भी हो गया। वो ऐड क्रिएटिव के साथ साथ आपके जो उसने वर्ड्स बोले हैं जिस इन्फ्लुएंसर ने, या फिर जो उसका टारगेटिंग है, कॉल टू एक्शन है, जो भी चीज़ें भी, वो चीज़ भी आप कवर कर लेते हो। उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहा मार्केट के अंदर, कि उसने कोई वीडियो, क्रिएटर ने वीडियो डाली है, उसका रिस्पॉन्स कैसा रह रहा है, तो उसका भी आपको आइडिया लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को करनी है या नहीं करनी है। अब एड्स के अंदर भी अब मोस्टली अभी के टाइम पे तो आई थिंक कि सब लोग फोकस्ड है कि क्रिएटिव कितना अच्छा है, क्रिएटिव अच्छा है तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। वो सेम चीज़ इन्फ्लुएंसर के अंदर भी है कि वो इन्फ्लुएंसर की वीडियो जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट ला के देगा। एंड यहाँ पे मैं पर्सनली इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी को एज अ टारगेट अचीव करके नहीं दिखाना है। एड्स में आपको टारगेट दिखाना है कि हाँ मेरे को इतना तो देना ही पड़ेगा सेल्स ना, इतना रोएस निकाल के दोगे तो आपके साथ कंटिन्यू करेगा। बट इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा नहीं है, इट्स मोस्टली अबाउट कि ब्रांड अवेयरनेस है। अगर ब्रांड अवेयरनेस उसकी अच्छी हो रही है वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा है, हर एक ब्रांड को चाहिए। ट्रू। सो जो आप प्रोसेस कह रहे हो कि इट इज़ मोस्टली अबाउट कि कॉज आपने कहा मेरा ऑलरेडी क्राउड वही है, मैं उनके साथ उठना बैठना है मेरा, तो आई नो कि हाउ इट वर्क्स। बट वट आई हैव सीन, लोग क्या करते हैं, लोग बस कोई भी नई चीज़ देखते हैं कि अच्छा आज इस क्रिएटर ने ये बोला तो वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। आप किस इंडस्ट्री को कितने अच्छे से समझते हो, राइट? अब जैसे विकास ने बताया कि उनका उठना बैठना है एंड ही अंडरस्टैंड्स अबाउट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पार्ट, तो वो उनको समझने में भी आसानी होगी, डिलीवर करने में भी आसानी होगी। जस्ट बिकॉज विकास को सक्सेस मिली इन्फ्लुएंसर में, आज कोई और देखेगा इस पॉडकास्ट को एंड दे विल ट्राई टू गेट इनटू द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मे बी उस चीज़ उसको वो पसंद भी ना है, मे बी उस चीज़ को समझे भी ना कि क्या डिलीवर करना है, एंड एट द एंड हिल स्ट्रगल और अल्टीमेटली ब्लेम करेगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खराब है, राइट? एंड आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू प्राइस योर सर्विसेज। आई डोंट वांट टू रिवील योर प्राइजेस, बट इज देयर सेट ऑफ कस्टमर प्रोफाइलिंग कि हम इस टाइप के क्लाइंट्स के साथ ही काम करेंगे, इस टाइप के क्लाइंट्स को ना बोलेंगे? डू यू हैव अ प्रोसेस बिहाइंड इट कि किस टाइप के क्लाइंट्स आपको चाहिए होता है? तो मैं मैक्सिमम जिस तरह के क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस्ड को अवॉइड करता हूँ
जो भी क्लाइंट जैसे क्लोथिंग ब्रांड है अवॉइड करता हूँ, या फिर उसका शूज़ है वो अवॉइड करता हूँ। कोई स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? रीज़न ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। आई डोंट गेट इंटरेस्टेड इन दैट कि हाँ मेरे को प्रोडक्ट बेस करना चाहिए। और मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि यार जो जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, अगर वो भी इन्फ्लुएंसर के साथ जा रहे हैं ना, तो आई थिंक कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है उनकी। आपको प्रोडक्ट भी देना है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट, अब फॉर एग्जांपल मैं शर्ट लूँगा तो वो मेरे साइज़ की होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी आपको देखना है। जैसे मैंने किया था एक क्लाइंट के साथ, तो उनका क्या था कि फैब्रिक का काम था, तो दे वांट टू शिफ्ट कि फैब्रिक से वो रेडीमेड क्लोथ्स में जाना चाहते हैं। वी हायर इन्फ्लुएंसर, ठीक है, लाइफस्टाइल वाला। हमने उनके मेजरमेंट्स लिए, वो पूरा क्लोथ तैयार करवाया, उनको डिलीवर किया, और डिलीवर करने के बाद उस इन्फ्लुएंसर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, सो दैट्स वाई आई सजेस्ट कि यार प्रोडक्ट बेस में मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इतना सारा प्रोसेस करता हूँ एंड में इन्फ्लुएंसर मना कर देता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना अनऑर्गेनाइज है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं मानता, ठीक है, ट्रस्ट के बेसिस पे काम चल रहा है। अगर ट्रस्टेड है तो करेगा, आप पैसा दे दोगे फिर भी नहीं करेगा, वो आपको पैसा रिटर्न करे नहीं करे वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा काम ट्रस्ट पे है, अगर ट्रस्ट है किसी का तो कर लेगा। दैट्स वाई कि मैं प्रोडक्ट बेस पे क्या करता, मैंने प्रोडक्ट डिलीवर कराया, सब कुछ कराया, और एंड पे जाके वो मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना है, तो मैंने वो अवॉइड बंद ही कर दिया कि नहीं यार मेरे को इस तरीके का करना ही नहीं है। इसलिए मैं प्रोडक्ट बेस मोस्टली अवॉइड करता हूँ, ठीक है। मोबाइल ब्रांड्स के साथ कर लेता हूँ बिकॉज वो टेक के अंदर आ रहा है, बट आई क्लोथिंग और ये सारी चीज़ें, ज्वेलरीज और एक्सेसरीज, इन सबको मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। आजकल बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह क्लोथिंग बहुत, क्योंकि टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना सबसे ईजी है ना, तो आजकल वो लग जाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाने के पीछे। सो दैट इज नॉट डेफिनेटली योर आइडियल कस्टमर। कॉस्टिंग नहीं है यार। देखो आप टी शर्ट एक 300 की बेचते हो, ठीक है, उसके अंदर आप मार्जिन और ये सारी चीज़ें ऐड करोगे, आपको 50 रुपये 100 रुपये बच रहे, 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा, 50 रुपये बच रहे हैं आपके, ठीक है। अब वो एक टी शर्ट को बेचने के लिए आप किसी इन्फ्लुएंसर पे जा रहे हो, सेल्स पॉसिबल ही नहीं इन्फ्लुएंसर के थ्रू, किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। कोई बड़ा से बड़ा इन्फ्लुएंसर ले लो आप और उसको बोल दो कि 100 सेल ला के दे दे आपको, वो नहीं है पॉसिबल। मैंने रिसेंटली एक काम भी किया था एक ब्रांड के साथ, वी हायर 3 इन्फ्लुएंसर, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट है, उनको लिंक दिया, सब कुछ दिया, 0 सेल्स थी और स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप मान लो 3 इन्फ्लुएंसर के कॉस्ट था अराउंड 130K, मतलब 1,30,000 पे आपको 0 सेल्स मिल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रोडक्ट बेस का करके उसके अंदर। वेरी ट्रू, बट सेम चीज़, अब जैसे लोग ना ब्लाइंडली मार्केट में सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द मार्केट फ्रॉम द नर्व्स कि पैसे बचेंगे ही नहीं, प्रोडक्ट बेस में पैसे बचेंगे नहीं, खासकर क्लोथिंग में। बट आजकल लेट्स से कोई भी क्लोथिंग ब्रांड आएगा सीधा बोलेगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करवानी है हमें, एंड अल्टीमेटली फिर एजेंसीज क्या करती हैं, जस्ट बिकॉज उनको पैसे मिलने होते हैं उससे वो बोलते हैं हाँ करवा लो। एंड आज किसी भी आप एजेंसी में जाओ, किसी भी ब्रांड के पास जाओ, सारे लोग पागलों की तरह पैसा लगा रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट में और कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी, क्योंकि सब करा रहे हैं। यूजीसी कंटेंट करके बहुत फेमस हो गया है, बट दे डोंट रियलाइज कि पैसे नहीं बन रहे हैं, और अल्टीमेटली होता क्या, बैकलैश आता है एजेंसी पे कि आपके इन्फ्लुएंसर्स अच्छे नहीं थे, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड इट कि पैसे बनेंगे ही नहीं। सो प्रोडक्ट बेस नहीं करना, ये क्लियर हो गया। सो सर्विस में क्या करना है? सर्विस बेस्ड मोस्टली मैं करता हूँ, जैसे टूल्स, ठीक है, AI टूल्स हो गया, अच्छा, टेक का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल फोन्स है, अभी हम रिसेंटली ओप्पो के साथ करते हैं, ठीक है, सैमरस के साथ करते हैं, फिल्मोरा के साथ करते हैं, तो ये सारे क्लाइंट्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिल्मोरा का एग्जांपल देता हूँ, एवरीबॉडी वांट्स कि यहाँ वीडियो एडिट करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि उसको कुछ सेल करना है, उसको बस चाहिए कि हाँ लोगों तक पता चल जाए कि हाँ फिल्मोरा नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वीडियो एडिट कर सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर चूज़ करोगे, आप उसके साथ काम करोगे, वो वीडियो डालेगा, वीडियो रहेगी आज नहीं तो 1 महीने बाद वीडियो लोग देखेंगे, क्योंकि लोग सर्च भी करेंगे ना, है ना, सर्च करके जाएंगे कि हाँ वीडियो एडिटिंग किस टूल से कर सकते हैं। कोई प्रीमियर प्रो देखेगा, कोई फिल्मोरा देखेगा, कोई VN एडिटर देखता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट इस तरीके से है कि वहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा है ना। आप डाउनलोड हो गया वो, उसके पास रहा, वो यूज़ करता रहेगा, उसको लगता है कि मुझे इसका प्रीमियम लेना चाहिए तो उसका प्रीमियम लेगा, अदरवाइज वो ऐसे भी फ्री में भी यूज़ कर लेगा। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा उसको, बट प्रोडक्ट बेस में वैसा नहीं है। प्रोडक्ट बेस में उनको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। अब प्रोडक्ट बेस में क्या है कि मैंने आज प्रमोट किया कोई क्लोथ्स, कल को मेरी रील गई, ठीक है, 1 दिन चला, 2 दिन चला, ठीक है, जिसको खरीदना था उसने खरीद लिया, उसके बाद कोई लेना देना नहीं उससे। आप भी अपनी बायो से, स्टोरी से सारी चीज़ें हटा दोगे, सिर्फ रील पड़ी रहेगी, तो रील को देख के कोई सर्च करने तो जा नहीं रहे। बट इस तरीके के टूल्स के अंदर जिसकी
एक मार्केट जो है ना अलग है, जैसे टारगेट ऑडियंस, जैसे वीडियो एडिटिंग का है, सारे लोग तो करेंगे नहीं, लिमिटेड ऑडियंस है जो कर रही है, अगर उन तक वो पहुंच रही है तो वो डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं उस चीज को। बट क्लोथिंग इस तरीके से है कि अगर शर्ट लेना तो बहुत सारे लोग हैं, आप वह सेगमेंट नहीं कर सकते ना, ठीक है, आप ये कहते हो कि हाँ भाई मेरा प्रीमियम सेगमेंट में है, किसी का मिड रेंज में है, वो चीज़ आप डिवाइड कर सकते हो, बट कितने लंबे टाइम तक। बट सर्विस बेस्ड जो इस तरीके की सर्विसेज, जैसे सेमरस है, सेमरस हमारा 3 साल से क्लाइंट है, ठीक है, इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर कैंपेन हम डिजाइन करते हैं उनके। तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि उनको सेल्स ही करनी है, दे जस्ट वांट कि यार वो नाम पहुंच जाए कि हाँ सेमरस एक टूल है जहाँ से आप एसईओ का जो है रिसर्च एंड ऑल कर सकते हो, तो उस चीज़ में उसको बेनिफिट है। अब जैसे मेरे को सीखना है एसईओ, तो मेरे लिए इंटरेस्टेड है ना कि हाँ मैं देख लूंगा वो चीज़, मैं सर्च भी करके चला जाऊंगा, मेरे को आइडिया भी है कि हाँ यार सेमरस किस तरीके से काम करता है, अगर कुछ उसका नया एप्लीकेशन आया तो वो भी उस रील्स एंड जो यूट्यूब वीडियो से पता चल जाएगा। तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो सर्विस बेस्ड और इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट विच हैज़ मोर लाइफ टाइम वैल्यू, कि आज उसने देखा है तो खरीदेगा, उसका उस पर रिटेन करेगा, राइट। बट प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है कि एक बार खरीदा, उसका नहीं प्रोडक्ट पसंद आया तो नहीं खरीदने वाला। एंड जितने भी जो प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड होते हैं ई कॉमर्स में, इट इज़ ऑल ऑन दी फर्स्ट ऑर्डर, कि फर्स्ट ऑर्डर में उनका 30% तो एड्स पे लग जाता है पैसा, तो वहाँ पैसे चले गए। सो बचते हैं पैसे सिर्फ रिटेनर में, और वो मिलेगा आपको SaaS वाले प्रोडक्ट्स हो गए। तो जो आपने कंपनीज के नाम बताए, तो ऑब्वियसली दे आर टॉप कंपनीज, है ना। एंड मैं क्या देख रहा हूँ, जो आप अभी हमने डिस्कस किया कि पीपल हु स्टार्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज, वो पकड़ते हैं सीधा प्रोडक्ट बेस्ड, क्योंकि दैट इज इजीली एक्सेसिबल। कि सबसे ज़्यादा ब्रांड्स कौन से हैं? क्लोथिंग। सबसे ज़्यादा ब्रांड्स टी-शर्ट। वो मैथ्स नहीं समझते हैं, और उनको पता है कि अच्छा ये जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी करने रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको बदले में बार्टर में कुछ मिल जाता है, राइट। बट इफ़ आई टॉक अबाउट फिल्मोरा हो गया, सेमरश हो गया, सो हाउ डू यू रीच आउट टू दोस क्लाइंट्स? कि खुद आते हैं, वो रीच आउट करते हैं, या फिर आप रीच आउट करते हो? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड? देखो एक चीज़ बेनिफिट होता है जब आपका ना पर्सनल ब्रांड होता है, और आई हैव अ पर्सनल ब्रांड, तो मेरे पास आते हैं कि हाँ मेरे को इस तरीके का चाहिए, या फिर वो मेरी प्रोफाइल के लिए आते हैं, देन वी कन्वर्ट देम कि हाँ यार वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सेमरस कैसे क्लोज किया। सेमरस का जो मार्केटिंग हेड है, ही रीच आउट टू मी कि मेरे को एक क्राउजल्स करना है। मैंने कहा ठीक है करते हैं। सो मैं वी डन ए क्राउजल, ठीक है। देन उसके बाद मैं उससे कंटिन्यूसली बात करता था, तो वी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑल। सो उसके हमने बात करनी शुरू करी। देन मैं सेमरस का 6 महीने तक ब्रांड एम्बेसडर भी था, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड किया। देन उसके बाद ही कनेक्टेड कि यार एक काम करते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी और क्रिएटर्स हैं जो कर सकते हैं, सो मैंने उनको रीच आउट करा, मैंने उनको पूरा प्लान प्रपोजल बताया कि इस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ही गॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। फर्स्ट टाइम किया, दे गॉट गुड रिजल्ट कि हाँ यार अच्छा खासा व्यूज, एंगेजमेंट, सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू करा। तो अब हम ईयरली, देखो इस तरीके के ब्रांड में बेनिफिट ही रहता है ना कि आपको ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखनी है। सेमरस का ईयर में सिर्फ 2 ही कैंपेन होते हैं, तो उस 2 कैंपेन में भी आप इतना अच्छा कर लेते हो कि आपको ज़रूरत ही नहीं कि आपको फ्रीक्वेंसी, बट प्रोडक्ट बेस में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने वो क्लोज किया, एंड अभी तक हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो अल्टीमेटली जो बड़े ब्रांड्स हैं, SaaS, आई गेस छोटे मोटे ब्रांड्स भी आते हैं, मैंने देखा है SaaS वगैरह में, बट फिर वही है कि लोग समझते नहीं है कि मैथ्स कहाँ पे काम कर रही है। वो आज भी सेम लगे पड़े हैं प्रोडक्ट बेस्ड में, टी-शर्ट्स वगैरह में। एक्चुअली वो खोलना ईजी है ना। आप देखो, आप अगर आप टी-शर्ट्स एंड ज्वेलरी ब्रांड ओपन करते हो, हर कोई ओपन कर सकता है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लो और अपने घर में रख लो सामान, उसको बेचना शुरू कर दो। तो बट ये नहीं समझते कि उसकी कॉस्टिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्ट किया था इस तरीके से ही, हेयर ऑयल का, पर नहीं चला। क्योंकि आप ये थोड़ी कि प्रोडक्ट लिया और आपने ला के रख लिया और लिस्ट कर दिया, प्लेटफॉर्म बना लिया, वेबसाइट बना लिया और अदर मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दो और बिक जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। यू हैव टू फोकस कि यार वो एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर कितने लोग हैं वो मार्केट में जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं किसी और ब्रांड का। आपको शिफ्ट कराना पड़ेगा ना। आप कोई वाव का यूज़ कर रहा है तो वो वाव छोड़ के आपके अनियन ऑयल पे क्यों आएगा? क्योंकि उसने वहाँ पे इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है। आपको माइंडसेट शिफ्ट करने में इतना पैसा लग जाएगा कि आप वो कवर ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए प्रोडक्ट बेस में प्रॉब्लम होती है। बट जैसे SaaS और ये सब है, ये लिमिटेड है ना। जब सेमरस है, होगा 2-4 प्लेटफॉर्म, जैसे सेमरस है, एचरफ है, ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स ही है। तो ये लिमिटेड है, और ये एक मार्केट को ही टारगेट कर रहे हैं। और B2 एक्चुअली काम तो ये B2B में कर रहे हैं। तो B2B के अंदर ऐसा है कि आपको
क्लाइंट्स कम चाहिए, लीड्स भी कम चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। उनको 10 लीड भी आते तो उनका ठीक है कि हाँ चल रहा है, तो उस तरीके से रहता है। बट अगर आप प्रोडक्ट बेस में हो तो आपको कंटिन्यूअसली ही चाहिए, तो वो चीज़ रहती है। इंटरेस्टिंग। सो ऑब्वियसली आपने इतने टाइम से बिजनेसेस करे अपने, है ना? सो ये तो बड़े ब्रांड्स हो गए, यू मस्ट हैव वर्क विद स्मॉल ब्रांड्स एज वेल, है ना? सो कुछ ब्रांड ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड करते होंगे, कुछ ब्रांड्स होंगे जो बहुत कम डिमांड करते होंगे, कुछ ब्रांड होते होंगे आपकी बहुत कम मेहनत पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते होंगे। कम मेहनत एज इन कि आपको पता है राइट स्ट्रैटेजी लगा दी, अब टाइम नहीं देना पड़ रहा। कुछ क्लाइंट्स होंगे जो आपके पीछे पड़े रहते होंगे हमेशा, है ना? सो देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक ट्रेट कि जो अनसक्सेसफुल क्लाइंट्स होते हैं और अनसक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं एंड जो सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगे। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तो वो क्या ट्रेड्स हैं विच मेक्स अ क्लाइंट सक्सेसफुल? देखो आप ये देखो ना कि जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में सिंपल सा डिफरेंस है कि उसकी जो ऑडियंस है ना वो कैसी है। अगर आप ऑडियंस को देख के आपको पता लग रहा है कि जैसे जो क्लाइंट सक्सेसफुल है ना उनकी ऑडियंस अच्छी है, ठीक है, हम टारगेट भी उसी तरीके के लोगों को कर रहे हैं तो उनको वो रिजल्ट मिल रहा है। बट कुछ लोग क्या है कि वो हर किसी को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ से फिर ऑब्वियसली आप हर किसी को टारगेट करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वही जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो फैंटेसी गेमिंग होती है, ठीक है, उनका टारगेट हर कोई टारगेट है उनका, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ मेरे को इसको टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है। वो चाहते हैं कि सब आए और सब खेले, ठीक है। उसके लिए आप मान लो एड्स भी शुरू करते हो, एड्स पे उसके बाद 100 लीड आई, 100 में से एक कन्वर्ट होगी, वो आपको बोलेगा क्या बेकार एड चला रहा है तो, ठीक है। अब उसका आपने इन्फ्लुएंसर के साथ भी कराया, इन्फ्लुएंसर के व्यूज अच्छे आए बट कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, उसने तो करा लिया कि हाँ यार इसके मिलियंस फॉलोअर्स थे, व्यूज भी अच्छे आ रहे थे तो कुछ तो आएगा, बट फिर वही है कि टारगेट ऑडियंस ही वही है, वो करवा रहे हैं एंटरटेनमेंट और इन सब से, तो इन सब की ऑडियंस जो है वो कन्वर्ट नहीं होती कभी। तो वहाँ पे वो क्या है कि हर किसी को टारगेट कर लिया उन्होंने कि मेरे को बच्चे भी मिल जाए, बड़े भी मिल जाए, बूढ़े भी मिल जाए और मेरे प्लेटफॉर्म पे आके खेले भी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। वो बिजनेस बिल्कुल सक्सेसफुल है जिसका एक टारगेट ऑडियंस है, उसने डिसाइड कर रहा है कि हाँ मेरे को सिर्फ इसी को बेचना है और इतने ही लोगों को बेचना है। आपको ये नहीं चाहिए कि भाई 100, अगर मान लो आपका एक प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है, ठीक है, आप 100 लोगों को बेचना चाहते हो, ठीक है, आप रीच आउट करते हो, 100 लोगों को आपने बेचा, उसके लिए आपको हो सकता है 10,000 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, तब 100 लोगों को बिकेगा वो, ठीक है। सेम चीज़ आप देखो, अगर आप ये करते हो कि 10,000 स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके 100 लोगों को बेचना आसान है, बट अगर आप टारगेट 1 लाख लोगों को कर रहे हो और बेचना ही 100 लोगों को है, तो वहाँ पे आपको फिल्टर आउट ज़्यादा करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा फिल्टर आउट करोगे आपकी मैन पावर उतनी ज़्यादा लगेगी, तो वही फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रू, मोस्टली टारगेटिंग के ऊपर ही है। वेरी ट्रू, सेम चीज़ मेरे को भी लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें वहाँ पे कहा था इफ़ यू आर मार्केटिंग टू एवरीवन देन यू आर मार्केटिंग टू नो वन। तो सेम चीज़ है, लाइक हम लोग ऐड में यूज़ करते हैं, मैंने देखा ना, लेट्स से पीपल हु स्टार्ट एनी प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस, वो क्या करते हैं, हे बिजनेस ओनर्स, अटेंशन बिजनेस ओनर्स, एंड वो सोचते हैं कोई भी बिजनेस ओनर है वो मेरे लिए परफेक्ट क्लाइंट है क्योंकि पैसे दे देगा, राइट, एंड अल्टीमेटली पैसे कोई नहीं देगा। तो इट्स लाइक बहुत सिंपल करने के लिए, लेट्स से नेहरू प्लेस में आप जाते हो, आप सबको बोलते हो कि हे सबको बुला रहे हो और कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर, तो उस पूरे क्राउड में जो डॉक्टर होगा सिर्फ वही ध्यान देगा, और उसको और निश डाउन करके मैं ऐसे बोलूँ वो विकास, तो जो पूरे क्राउड में जो विकास के नाम के लोग होंगे वही अटेंशन देंगे, एंड अल्टीमेटली मैं अपनी मैसेजिंग उतनी क्रिस्प कर पाऊंगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो आपने एग्जाम्पल दिया फैंटेसी स्पोर्ट्स में कि बच्चे बूढ़े कोई भी सब आ जाए, तो लोगों के लिए ना सबकी लाइफ लीनियर नहीं होती, सबकी लाइफ सेम नहीं है। बच्चों के डिफरेंट डिज़ायर्स होंगे, डिफरेंट फोमो होंगे, जो बूढ़े लोग हैं उनका डिफरेंट फोमो होंगे। तो अनलेस एंड अनटिल चाहे आप इन्फ्लुएंसर कैंपेन करो, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर ट्रैफिक ड्राइविंग चैनल्स। लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कर रही है क्योंकि अभी नया है, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट ट्रैफिक ड्राइवेशन। अब इन्फ्लुएंसर्स में आपका मैसेजिंग इंग्रेडिएंट जो आपने मेंशन किया कि मैं अपने लोगों से किस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब जो आपका फिल्मोरा है तो उनको टेक वाला पार्ट बहुत स्पेसिफिक समझ आएगा। आज फिल्मोरा ने अपनी मैसेजिंग खराब कर दी, अपना आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल नहीं बनाया, तो बिजनेस फेल होने के 100% चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कोई भी एडिटिंग कर सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो। सो मैसेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो अलाइन विद दैट। इसके अलावा आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड, ये तो हो गया क्लाइंट लेवल पे, सक्सेसफुल भी आपने बता दिया कि अच्छा मैसेजिंग इज़ दी पार्ट। इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि ये क्लाइंट्स के अंदर हो तो जो ख़राब भी हो रहा हो ना, अपार्ट फ्रॉम द मैसेजिंग, वो चीज़ें सुधारी जा सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो एक चीज़ है कि ये कह सकते हो कि क्लाइंट का माइंडसेट क्लियर हो कि हाँ मेरे को यही करना है, ठीक है, मैसेजिंग हटा दो बट हाँ उसका माइंडसेट क्लियर है कि मेरे को ये करना है। सेकंड चीज़ आप ये कह सकते हो कि वो उसका जो अप्रोच है
कि रीच आउट करने का अप्रोच कैसा है, वो अगर बेटर है। रीच आउट किसको, मतलब एजेंसीज को या अपने नहीं नहीं, उनके टारगेट ऑडियंस। देखो आपके पास तो हमारा काम है, हमने आपको लीड्स लाके दिया है, ठीक है। अब आप किस तरीके से उन लीड्स के साथ रीच आउट कर रहे हो, किस तरीके से उनको आप फॉलो अप ले रहे हो, किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हो, क्या उनको दे रहे हो। अगर आप वो चीज़ ठीक कर लेते हो तो वो उसके लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ें नहीं रहती है तो कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखो सिंपल है, अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेस करना है ना, तो आप ये देख के चलो कि आपने जितने लोगों को रीच आउट किया है, मान लो कन्वर्ट नहीं भी हुए ना, तो एटलीस्ट वो आपकी बुराई ना करे कहीं जाके। भाई अब इतनी बार फॉलो अप ले लो कि भाई वो आगे जाके बोले कि भाई इसके साथ ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो वो आपके लिए नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। तो आप एक डिसेंट सा आप एक बनाओ अपना प्लान कि जहाँ पे आप एक लिमिट तक ही किसी पर्सन को पुश करो। आप ओवर कर दोगे तो फिर वो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करेगा जाके। तो वो चीज़ को अवॉइड करो। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर को 1 महीने के लिए हायर कर लिया, ठीक है, कंटिन्यूअसली वीडियो डलवा रहे हैं उससे। अब क्या होता है कि इसमें इन्फ्लुएंसर का भी लॉस है, कंटिन्यूअसली वो एक ही तरीके की चीज़ें बात करता जा रहा है। ब्रांड्स के लिए भी लॉस है कि भाई उसने पैसा तो 1 महीने का दिया, रिजल्ट उसको स्टार्टिंग के 2-3 दिन से ही आने हैं। उसके बाद तो जो उसकी ऑडियंस है वो तो हो गया कि हाँ देख लिया हमने यार, बार बार यही डालता है, क्यों ही देखना है, स्किप करो। तो वो चीज़ रहती है। आप ओवर रिपीटेटिव मत करो, लिमिटेड करो, बेटर रिजल्ट मिलेगा। ट्रू ट्रू। सो बिकॉज आप ऑलरेडी 2014 से हो, काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, राइट? एंड आई एम श्योर आपने काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग ऑनलाइन स्पेस में तो है ही, एंड यू हैव बिल्ड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। सो लेट्स से टुमारो इफ़ एवरीथिंग गोज डाउन, है ना, सो आपका रोड मैप क्या रहेगा कि इफ़ यू हैव टू रीच द सेम लेवल, आप क्या करोगे? देखो 2 चीज़ें रहती है। एक होता है ना कि आप पहले बिजनेस बना लो फिर पर्सनल ब्रांड बनाओ। एक होता है कि पर्सनल ब्रांड बना लो फिर बिजनेस बनाओ। तो आई फील कि मैं पहले पर्सनल ब्रांड बनाऊंगा, ठीक है। आई डिलीवर जितना मेरे को आता है। 14 साल अगर आज सब कुछ जीरो भी हो जाता तो वो मेरा एक्सपीरियंस तो है ही ना। मैं स्टार्ट करूंगा बताना जो जो मैंने किया, जो जो मैंने सीखा, जो गलतियां हैं, जो कर सकते हैं लोग, वो मैं एक एज अ कंटेंट फॉर्मेट में देना स्टार्ट करूंगा। जितने ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकूं वो करूंगा। और मैं सिर्फ एक सर्विस सेल करूंगा, डिज़ाइनिंग की, बस। व्हाई डिज़ाइनिंग? बिकॉज मुझे लगता है कि वो आपके लिए ना ईजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लाइंट आपको देगा कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है, आप वो मे बी वो आपको रेफरेंस भी देगा, कंटेंट देगा। यू हैव टू जस्ट ट्राई कि हाँ कहाँ पे ये बेटर फिट बैठ रहा है, वो चीज़ हो रही है, देन आप उसको डिलीवर कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट करी थी कि मैंने एक ही सर्विस सेल करता था, सिर्फ डिज़ाइनिंग की, उसके अलावा कुछ नहीं। सो जो भी नए क्लाइंट्स आते थे कुछ कहते थे मेरे लिए ये भी कर दो, यू से नहीं, मैं सिर्फ, और वो भी मैं क्राउजल डिज़ाइन करता था नॉर्मली, कि एक पोस्टर वगैरह नहीं। और आप कह सकते हो मैं बहुत हैवीली चार्ज करता था उस टाइम पे। एक क्राउजल मैं अराउंड 30 के चार्ज करता था। इंटरेस्टिंग। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप निश डाउन करते जाओगे, ऑब्वियसली पीपल विल सी यू एज एन एक्सपर्ट, राइट? तो सेम चीज़ है, लेट्स से अगर मैं एजुकेशन में हूँ, मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ अबाउट कम्युनिकेशन, तो जनरिक कम्युनिकेशन है। अब ये कोई भी कर सकता है, चाहे स्कूल का हो, कई जगह कॉलेज का हो, राइट? जैसे मैं बोलूँ कि दिस कम्युनिकेशन क्लासेस इज़ फॉर दी प्रोफेशनल्स, थोड़ा सा महंगा बिकेगा। जैसे मैं बोलूँगा इट इज़ फॉर दी B2B प्रोफेशनल, जहाँ पे वो लोग डील कर रहे हैं 10,000 प्लस कंपनी मेंबर्स हैं, और महंगा बिकेगा। मैं बोलूँगा कि दिस इज़ फॉर दी B2B सेल्स पीपल, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही कम्युनिकेशन बेटर होगी सेल्स में, सेल्स डबल ट्रिपल हो जाएगी, तो वो और महंगा बिकेगा। तो सेम चीज़ आप भी कर रहे हो कि कैरोसेल से बेच रहे हो और सिर्फ एक चीज़ है, एंड यूर मास्टर, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ दिखा रखी है, राइट? एंड यू सेड डिज़ाइनिंग, व्हाट आई हैव सीन, लोग क्या करते हैं कि वो खुद के लिए, अब लेट्स से बहुत जेनरिक सा मेथड है कि अभी क्या हो रहा होता है, वो सेल कर रहे थे फेसबुक एड्स, राइट? जैसे यूएस में आपके मेजॉरिटी क्लाइंट्स यूएस के हैं, है ना? तो लेट्स से इफ समवन इज स्टार्टिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, और वो सोचते हैं कि हम सेल करेंगे फेसबुक एड्स, करते क्या हैं वो लोग, करते हैं कोल्ड DM एंड कोल्ड मैसेजिंग। एंड आई फील कि दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट वे, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, देन हाउ वुड यू प्रूव कि यू आर गुड एट इट, राइट? आज मैं आपको बोलूँ कि विकास मैं आपके लिए ऐड चला दूंगा और आपको मैसेज करके बोल रहा हूँ, यू वोंट ट्रस्ट माई स्किल्स ना। अगर मैं इतनी अच्छी ऐड चलाता हूँ तो मैं पहले अपने लिए चलाऊंगा, है ना? अब जैसे सेम आपके केस में आप कैरोसेल खुद के लिए इतने अच्छे बनाते हो, तभी तो लोग ट्रस्ट करके आ रहे हैं, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, डू यू थिंक देयर इज अनदर वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स? देखो यार, एक्चुअली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप ना जब भी क्लाइंट चूज करते हो ना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कभी ऐसा सर्विस मत दो जिसके अंदर आपको रिजल्ट दिखाना पड़े, ठीक है? क्योंकि इनिशियली रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसे फेसबुक ऐड है, रिजल्ट दिखाओगे तो आएगा, बट आपको खुद इतना पता नहीं होगा कि यार रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि बिगिनर हो, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आई सजेस्ट कि वो सर्विस चूज करो
जहाँ पे आपको रिजल्ट से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं हो, बेसिक से जैसे डिजाइनिंग में आपने बना के दे दिया, वो रिजल्ट तो उसके ऊपर है ना कि उसको कैसे यूज कर रहा है आगे जाके। वो आपको बता सकता है कि हाँ इसको ऐसे चेंज करो, ऐसे चेंज करो, ठीक है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया, बेसिक है, बिल्कुल बिगनर है जिसको कुछ नहीं आता ना, सिंपल है कि ऐसे सर्विस चूज कर लो जिसमें आपको परफॉर्मेंस की बात ना कर सके कोई, आप इजिली स्टेप इन कर पाओगे। जब आपको एक्सपीरियंस होगा तब आप उसके अंदर आप बता पाओगे ना किसी को कि हाँ इससे रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज़ मोस्टली करनी चाहिए जितने भी लोग बिगनर्स हैं। मैं पर्सनली सब जितने भी लोग अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी सर्विस दो जिसके अंदर किसी को रिजल्ट से लेना देना नहीं हो, परफॉर्मेंस की बात ना कर सके वो, और ऐसी सर्विस ही चूज करो। समझ गया, वेरी ट्रू कि जहाँ पे रिजल्ट्स ना दिखाने पड़े वो बेटर है। बट डोंट यू थिंक वहाँ पे फिर फायर फाइटिंग ज़्यादा हो जाती है? देखो इनिशियली आपको ये करना है, अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको नहीं आइडिया है, ठीक है। जैसा फेसबुक ऐड भी आप चलाते हो ना, बिगिनर हो, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल पे, आज ही आपने कहीं से कोर्स देखा और आज ही सीख लिया है, ठीक है। अब आप चलाने जाओगे ना, ठीक है, कोर्स और रियल में बहुत फर्क है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई क्या रिलेट ही नहीं होता वो तो, ठीक है। अब मान लो आप कर रहे हो किसी ब्रांड के लिए, ब्रांड ने आपको बोला, अब आपको आइडिया ही नहीं है कि भाई इससे आप पहली चीज़ तो आप खुद श्योर नहीं हो पाओगे कि आपने ऐड चला दिया, आपने लैंडिंग पेज सेटअप कर दिया, सारी चीज़ें सेटअप कर चुके हो, लोग आ भी रहे हैं लेकिन वो खरीद ही नहीं रहे, तो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं कि आप क्या चेंज करोगे उस चीज़ के अंदर ना। और इसके अंदर फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, यार 1000 लोग तो आए लेकिन खरीदा एक ने भी नहीं, तो आप क्या आंसर करोगे कि मैं बिगिनर हूँ? आप ये तो नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सर्विस वही लो, ठीक है। इनिशियली बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जैसा अभी वीडियो एडिटिंग की सर्विस मतलब हर कोई दे रहा है, आपको दिन में 100 मैसेज आ जाएंगे कि भाई मैं आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे उसको नहीं सोचना पड़ता है कि हाँ इससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बेसिक स्टेप इन हो जाएगा वो कि हाँ इंडस्ट्री के अंदर एटलीस्ट आ जाएगा। बाद में वो डिसाइड करेगा ना कि हाँ मेरे को स्पेसिफिकली जाना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले एक बार आ जाओ इंडस्ट्री में, एक बार देख लो कि हाँ क्या चल रहा है, आओ जनरल सर्विस के साथ कि हाँ मेरे को ये देख लेता हूँ मैं क्या है, ठीक है, वो कर लो। उसके बाद आप कर लो, जैसा एड्स में भी अगर आपको एड्स करना है, आप किसी एजेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओ और उसको बोलो कि मैं आपके लिए ऐड क्रिएटिव बना के दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको आंसर नहीं करना पड़ेगा, एजेंसी को आपने ऐड क्रिएटिव दिया, एजेंसी ने उस ऐड क्रिएटिव को ऐड में लगाया, ठीक है, वो देखेगा कि हाँ इससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा, फिर वो आपको फीडबैक देगा कि नहीं यार ये चेंज करोगे ना तो रिजल्ट अच्छा आएगा मेरे को, तो वो आपको बताएगा, आप फिर चेंज करोगे, फिर आप उसको दोगे, तो वो बेस्ट है। आप ट्राई ऐसे ही करो कि आप बिगिनर हो, सर्विस दो जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात ना हो, एक बार आप समझ आ जाता है आपको। अब जैसे आप किसी ऐड वाले के साथ काम कर रहे हो, उसने आपको फीडबैक दे रहा है कि हाँ क्रिएटिव में ये चेंज करना है, तो आपके माइंड में आइडिया तो लग ही रहा है ना कि हाँ यार इसको इस चीज़ से रिजल्ट नहीं आ रहा था, मेरे को ना ये टेक्स्ट ना यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाना चाहिए था, ये कलर ये यूज़ नहीं करना चाहिए था, ये कलर यूज करना चाहिए था। आप सीख रहे हो, एक दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। ऐड तो आप कहीं से भी सीख, जिसको मेरे को लगता है जिसको इंग्लिश आती है उसको ऐड आती है, बस एक्सपीरियंस की कमी है ना। सिर्फ एक्सपीरियंस ही तो चाहिए होता है ना। ऐड तो आप बटन दबाओगे, फेसबुक खुद बता देगा कि ऐसे ऐसे लगाना है, बट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, आप सीखते रहो, फिर एक दिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो आप फिर आप वो ट्राई आउट कर सकते हो कि हाँ यार किसी क्लाइंट को लेता हूँ, उसके लिए इस बार मैं ही ऐड चला लेता हूँ, क्रिएटिव मेरे को पता है कैसे बनाना है, ऐड मेरे को चलाना आता है, सिर्फ ये देखना है कि उससे रिजल्ट कितना आ रहा है। एक बार उसको पता चल जाएगा तो फिर वो कर लेगा आराम से। राइट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग आई रियली वांटेड टू आस्क इज, जो भी हमारे फेलो मेंबर्स हैं, राइट, पीपल हु एस्पायर टू बी लाइक यू, रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, राइट, मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है, 1 साल का टाइम है, 10 लाख रुपये महीना कमाना है, कुड बी इंटरनेशनल कुड बी इंडियन, राइट। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन मार्केट, क्योंकि मेरे को लगता है ना सिर्फ भीड़ ज़्यादा, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। बस ये जितने लोग डीएम करके कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस, बट पीपल डोंट स्टिक टू द प्रोसेस। वो 4 मैसेज करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर भूल जाते हैं, राइट। एंड पीपल हु डू इट 100 मैसेजेस फॉर 100 डे, क्लाइंट आ ही जाएगा, राइट। सो लेट्स से इफ़ यू हैव टू डिज़ाइन, अपने आसपास के लोगों को बताना हो जिसको एजेंसी शुरू करनी है किसी भी एस्पेक्ट में, जस्ट फॉर द इंडियन क्लाइंट्स, 10 लाख रुपये महीना कमाना है, 1 साल का टाइम है, क्या रोड मैप रहेगा, क्या क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, ठीक है, तो उसको कैसे करना चाहिए? इनिशियली सोशल मीडिया मार्केटिंग उसको आता है नहीं आता है सेकेंडरी चीज़ है, बस सीखना स्टार्ट कर रहा है, आज से उसने सीखना स्टार्ट किया। आई सजेस्ट कि जब से वो सीख रहा है
सबसे पहले कंटेंट बनाना शुरू करे, जो सीख रहा है उसको डाले। फॉर एग्जांपल वो 1 महीने तक कंटेंट डालता है, उसको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, चाहे वो शूटिंग पार्ट हो, एडिटिंग पार्ट हो या फिर स्क्रिप्टिंग पार्ट हो, सिंपल लग जाएगा। 1 महीने बाद उसको अपना एक वर्कशॉप निकालना चाहिए जिसके अंदर वो बता रहा है लोगों को कि किस तरीके से वो कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। XYZ जितने भी उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े हैं 1 महीने के अंदर, ट्राई टू सेल कि हाँ मेरा एक ये 99 रुपये का वर्कशॉप है, वो करे वो। उसने वो किया। अब मान लो वो एक बार वर्कशॉप कर लेता है, फिर अगेन 1 महीने तक कंटेंट बनाएगा। अब उसके बाद वर्कशॉप वो कर रहा है, उसके साथ साथ वर्कशॉप के साथ साथ उसको एक सेकेंडरी सर्विस निकालनी चाहिए, जो चीज़ वो बेसिकली सेल कर सकता है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा खुद इन्वॉल्व नहीं होना पड़े। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई ई बुक या PDF बनाई जो चेकलिस्ट है, वो वर्कशॉप के साथ फ्री में देने लग गया, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स और जो ऑडियंस है वो बढ़ती जा रही है। अब एक बार वो चीज़ उसके हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद उसको निकालना चाहिए कोई एक प्रोडक्ट जो वो सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो ई बुक निकाल रहा है, सेल कर रहा है, उसका वर्कशॉप साथ साथ चल रहा है, हर महीने मान लो 2 वर्कशॉप लेता है, उसका वर्कशॉप साथ साथ चल रहा है, साथ साथ उसकी ई बुक चल रही है। वो चीज़ होगी, मान लो 3 महीने हो चुके हैं उसके, 3 महीने तक उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से होता है, वर्कशॉप किस तरीके से ली जा सकती है, ई बुक किस तरीके से डिज़ाइन होती है, ई बुक किस तरीके से बनाया जाता है। 3 महीने में उसके पास एक्सपीरियंस है। अब उसको निकालनी चाहिए एक सर्विस, ठीक है। वर्कशॉप ये सारी चीज़ें साथ चल रही है, सर्विस में उसको सेल करना चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कंटेंट पार्ट को कैसे बता सकता है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट लेगा, उसको कंटेंट पार्ट समझाएगा, कंटेंट कंसल्टेशन होगी उसकी, बता पाएगा कि हाँ किस तरीके से कंटेंट बनाना है। मे बी वो उसकी स्क्रिप्टिंग पार्ट भी करे, ठीक है, क्लाइंट को बताए कि मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ, आप वो शूट कर लो एंड देन वो किसी भी एडिटर से एडिट करवा लो। तो 4 महीने तक वो इस तरीके से कर सकता है। उसके बाद जब उसके सर्विस का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, देन ही हैव टू स्केल। जो वर्कशॉप वो महीने में 2 कर रहा था, ही हैव टू ट्राई कि उसके अंदर वो अपसेल भी लेकर आए, कि 2 वर्कशॉप किए उसने, उसके बाद एक तीसरी वर्कशॉप रखा जिसके अंदर वो और हायर लेवल की चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है। वो उसके साथ साथ उसकी क्लाइंटिंग चल रही है कि हाँ भाई अब उसको कंटेंट क्रिएशन का आइडिया है, कंटेंट वो बना सकता है, समझ सकता है, तो क्लाइंट्स भी ले रहा है जिनके लिए वो कंटेंट बना रहा है, ठीक है, वो चीज़ कर रहा है। अब 5-6 महीने तक वो ये चीज़ कर सकता है। उसके पास कोचिंग की स्टार्ट हो गई है, वर्कशॉप हो गया है, अपस्केल भी कर रहा है, ई बुक वगैरह उसकी है जो ऑटोमेशन पे बिक रही है कि हाँ है, लोग आ रहे हैं, अगर कंटेंट डेली जा रहा है तो ऑडियंस आ रही है, सेल हो रहा है, और क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ हो गया। आई सजेस्ट कि उसके साथ अगर वो केपेबल है तो कोई एक SaaS प्रोडक्ट बना ले इफ़ पॉसिबल, या फिर वो किसी के साथ पार्टनर करके कर ले। आई पर्सनली बिलीव कि SaaS प्रोडक्ट होना चाहिए हर एक मार्केटिंग एजेंसी के पास, या किसी के कोई भी अगर इंडिविजुअली भी काम कर रहा है तो, क्योंकि SaaS प्रोडक्ट में ऐसा है कि आप उसको लूप में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग वो कर रहा था, उसने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया जहाँ पे वो क्या कर सकता है कि ईमेल ऑटोमेट कर सकता है उस SaaS प्रोडक्ट का यूज़ करके। तो जो उसके पास क्लाइंट था उसको अगर ईमेल ऑटोमेशन भी चाहिए तो वो उसको वो भी सेल आउट कर सकता है। या फिर वो कहता है कि नहीं यार ईमेल ऑटोमेशन तो ठीक है, वो SaaS प्रोडक्ट बना रहा है, कह सकते हो कि लिंक का, ठीक है, कि जैसे मेरा खुद का प्रोडक्ट था लिंक्डइन के नाम से, इट्स अराउंड की डीप लिंक जनरेट करता था, अभी मैंने वो सेल कर दिया रशिया को। तो वो चीज़ आप एक SaaS प्रोडक्ट बनाओ जिससे आप क्लाइंट को लूप में रख सको। आपका क्लाइंट लूप से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जैसे आप कंटेंट क्रिएशन की सर्विस दे रहे हो ना, तो कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ आपको ट्राई करना है कि उसको अदर भी तो चीज़ें लगेगी ना, उसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हो सकता है उसको एड्स लगे, तो आप वो चीज़ का ट्राई करो कि वो आप उसको कैसे डिलीवर कर सकते हो सकता है आप पार्टनर करो, बिकॉज अगर आप 5-6 महीने तक काम कर रहे हो तो आपका इतने लिंक बन चुके होंगे कि हाँ लोग आपको पता हुआ है कि हाँ ये पर्सन मेरे को एड्स ला के दे सकता है, ये पर्सन मेरे लिए वीडियो एडिट कर सकता है। तो आप टॉप पे हो, आप क्लाइंट ला रहे हो, क्लाइंट लाने के बाद आपने देखा कि हाँ ऐड चाहिए, आपने इसको बोला कि भाई इस क्लाइंट को मेरे ऐड चाहिए, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप ये लूप में रखो क्लाइंट को। जितना ज़्यादा आप लूप में रखोगे उतना ज़्यादा टाइम तक वो आपके साथ काम करेगा। एक बार 6 से 7 महीने तक आपने ये कर लिया, ठीक है, अब क्लाइंट भी लूप में रह रहा है, आपके पास कोई SaaS प्रोडक्ट भी हो चुका है, आप वर्कशॉप भी दे रहे हो, आप सेल भी कर रहे हो, आप उसके साथ साथ आपका ई बुक वगैरह भी आप सेल कर रहे हो, तो आपकी टीम बड़ी हो रही है, टीम बड़ी कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्लाइंट्स को आप और ज़्यादा मतलब वाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे को और ज़्यादा क्लाइंट ले लूँ मैं, ठीक है। आपके पास पहले आप 2 क्लाइंट हैंडल कर पा रहे थे, ट्राई किया यार 5 क्लाइंट हैंडल कर लूँ, ठीक है। बट यू हैव टू थिंक यार 5 क्लाइंट वैसे हो जो आपको अमाउंट दे सके। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में 20-25 हज़ार से ज़्यादा कोई देता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको 1 लाख रुपए भी मिलेंगे अगर आप सही डिलीवर कर पाओगे तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप क्या डिलीवर करते हो। आप डिलीवर अच्छा करते जा रहे हो, आप क्लाइंट फिल्टर आउट करते जाओ, 25,000 क्लाइंट लेना बंद कर दो, आप सीधा 50,000 पे आओ,
ठीक है, धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, यू हैव टू रीच आउट इस तरीके की ऑडियंस जहाँ पे वो केपेबल हो उस चीज़ को खरीदने के। ठीक है, आप देखो एक चीज़ रहती है कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट बनाते हैं ना, मोस्टली ट्राई करते हैं कि वायरल हो जाए। वायरल वाले ऑडियंस बेकार होती है, वो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। ऑडियंस वही प्रोडक्ट खरीदेगी जो धीरे धीरे आई है और स्लोली बिल्ड हुआ है तो वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले सकती है। तो आपको ट्राई यही करना है कि 6 से 7 महीने तक आप इसी तरीके से बिल्ड करो। बहुत सारे लोग होते हैं कि वायरल नहीं हो, छोड़ दिया भाई, नहीं बना रहे कंटेंट। ऐसा नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे बनाते जा रहे हो, ऑडियंस बनती जाएगी, आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदेंगे। बट यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, कि आपका अगर ट्रस्ट बनता जा रहा है तो वो आपसे लेगा। अब क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास लाख रुपए का क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा है, ट्रस्ट ही नहीं है ना, कैसे आएगा? आपने पास्ट में ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो उसको देख के वो आ सके आपके पास। तो यू हैव टू फोकस कि वो ट्रस्ट बिल्ड करते जाओ, वो पोर्टफोलियो आपका बिल्ड होता जाएगा, लोग देखेंगे, आप किसी को रीच आउट भी करोगे तो वहाँ से वो रीच आउट करने के बाद जो जब आपके साथ वो बैठेगा ना, कि कॉल पे बैठ रहा है, क्लाइंट को इतना आइडिया है कि वो फर्स्ट टाइम में देख लेगा कि हाँ यार ये पर्सन मेरे को ये डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि यार आप बता पाओ कि एटलीस्ट आपने किया क्या है, किसी भी तरीके से। चाहे आप उसको दिखाओ कि हाँ यार ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, इस तरीके से हमने डिलीवर किया है, तो उससे आप कन्वर्ट कर पाओगे। अब अगर आप 8 से 9 महीने तक ये चीज़ कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मार्केट किस तरफ जा रही है और किस तरीके से वो अर्निंग कर सकता है। अब 10 लाख रुपए उसको मंथली बनाने हैं ना, तो ही हैव टू थिंक कि यार मेरे को 50 लाख तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, अगर वो 50 लाख तक का सोच पा रहा है, एटलीस्ट करने की तो दूर की बात है, बस सोच पा रहा है कि हाँ मैं ये स्टेप लूंगा ना, तो अभी मैं अगर मान लो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो हमें 50 लाख तक पहुंच सकता हूँ, कि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस चीज़ को करके पहुंच पाऊंगा। तो अगर वो सोच पा रहा है तो वो कर लेगा कि हाँ भाई सोच के उसने स्टेप स्टार्ट किया। ठीक है, 50 लाख का सोचा, 10 लाख तक वो इजीली पहुंच जाएगा। बस ही हैव टू थिंक यार ये स्टेप्स को फॉलो करना है और उस प्लान के साथ स्टिक रहना है। बहुत सारे लोग जो प्लान बीच में छोड़ देते हैं, मतलब कह सकते हो कि 90% से ज़्यादा लोग जो है डिसाइड करते हैं कि मैं 1 महीने तक कंटेंट डालता हूँ, बट वो 1 महीने भी नहीं डाल पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। या फिर ये डिसाइड करते हैं कि मैं क्लाइंट के लिए ना दिन में 8 घंटे काम करूंगा या 4 घंटे काम करूंगा, वो 4 घंटे भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि कोई नहीं, चलता है, हो रहा है। मोस्टली तो यही है ना कि आप जितना ट्रेन करोगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए उस चीज़ को करना जो आप सोच रहे हो। तो आपको माइंड को भी ऐसे ही ट्रेन करना है कि आप जो सोचो एटलीस्ट वो कर लो। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार जैसे क्या होता है ना कि आपके मुंह से कुछ निकल गया, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो करो, चाहे वो कैसे भी हो। आपने किसी को बोल दिया, ठीक है, कि मैं तेरे लिए ये करके दूंगा, ठीक है, अब कैसे भी करो बट करो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो। इससे क्या होता है, इससे आपका माइंड ट्रेंड होगा कि यार मेरे से जो मैं बोलता हूँ ना वो मैं एटलीस्ट करता ही हूँ। ये नहीं होता है कि मैंने बोल दिया और नहीं किया। अगर आप ये कर रहे हो तो अपने माइंड को बोल रहे हो कि बोल दिया हूँ, ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करते जाओ, छोटी से छोटी चीज़, कि हाँ यार आज मैं ये ग्लास को उठा के ना वहाँ रखूँगा। अब उठा के आपने रख दिया वहाँ, आपके माइंड में गया कि हाँ यार मैंने रख तो दिया, तो आपका माइंड ट्रेंड होता है कि यार जो मैंने बोला वो किया है मैंने। तो उस तरीके से ही आपको फॉलो करना है, तो आप इजीली जितना भी आप डिसाइड करते हो कि मेरे को इतना अर्न करना है उस तक पहुंच जाओगे। बट यू हैव टू थिंक कि उससे बड़ा, जितना बड़ा सोचोगे एटलीस्ट जो आपने नहीं करना था वो तो अचीव कर ही लोगे। वेरी ट्रू। जो आपने 2-3 चीज़ें कही ना कि अगर आपको जैसे 10 लाख कमाने तो 50 लाख का टारगेट रखो। सो वेरी ट्रू कि इफ़ यू नीड मूव यू हैव टू शूट फॉर द स्टार्स। आपको चांद चाहिए तो आपको तारे तक के एम करने पड़ेंगे। एंड वेरी राइटली सेड कि आपको ना स्टार्टिंग से ट्रेन करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अदरवाइज आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे कि अगर मैं कुछ कहता हूँ मैं खुद के लिए पूरा नहीं करता, बिकॉज एट द एंड इंसान ऑनेस्ट तो खुद से ही रहता है ना। सो सेम चीज़ मेरे पास भी एक ऐसी प्लान है जो मेरे को लगता है कि योर प्लान इज़ मोर टूवर्ड्स ट्रस्ट ड्रिवन। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट क्लाइंट्स उसके जो रिजल्ट आएंगे फ्रूटफुल रहेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को क्या लगता है कि whenever someone is starting a business, चाहे प्रोडक्ट हो सर्विस हो, there are 2 parts of it. First, it's all about कि आपका मेंटल, जो आपने कहा कि माइंड को यू हैव टू ट्रेन इट, मेंटल साइड आपको बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बिकॉज लोग ना प्रोसेस स्टिक नहीं करते, एंड देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स, पीपल बाय कोर्सेज, लेकिन स्टैटिस्टिक्स सेज ओनली 4% पीपल एक्चुअली कंप्लीट्स इट। कि 100 में सिर्फ 4 लोग कंप्लीट करेंगे, और एग्जीक्यूशन तो लोग बहुत दूर की बात है ना। सो फॉर एनीथिंग टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन। वंस द मेंटल साइड इज क्लियर कि मेरे को ये करना है, मैं इसको करके रहूँगा नो मैटर व्हाट हैपेंस, कितना टाइम लगे,
सेकेंड पार्ट कम दी स्टार्ट ये टैक्टिकल वाला पार्ट कि बिजनेस में मेरे को ये सर्विस चूज़ करनी है, ये मेरा निश है, मैं इस प्राइस पे करूँगा, वो हो जाएगा क्योंकि वो रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप कहीं से भी निकाल के कर लोगे. बट मेन इज मेंटल साइड. वंस बोथ थिंग इज देयर, बोथ द थिंग्स आर देयर, देन व्हाट हैपेंस इज कि आपको निश पता है, ऑफर पता है, नाउ यू हैव टू क्रिएट कंटेंट. ऑर्गेनिक साइड जाओ या तो यू गो फॉर द पेड एड्स. पेड एड्स में भी अब पीपल, जो आपने कहा कि 100 लोग आए, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, एक कन्वर्ट हुआ, सो पीपल टेक इट एज अ फेलियर कि आज कन्वर्ट नहीं हुए तो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे. वो बिलीव बना लेते हैं, एक्सपीरियंस बना लेते हैं. बट द प्रोसेस इज कि यू हैव टू टेक इट एज अ फीडबैक, नॉट एज अ फेलियर. क्योंकि देयर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने बिजनेस पार्टनर से सीखी है, नोन एज लॉ ऑफ एवरेज. लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि किसी को भी कोई चीज़ अचीव करने के लिए किसी को ज़्यादा बारी लग सकती है, किसी को कम बारी लग सकती है, राइट. सो लेट्स से किसी को 100 मीटिंग्स के बाद एक सेल क्लोज होगी, किसी की 100 में से 5 होगी, राइट. बट अनलेस अंटिल यू डू दैट थिंग 100 टाइम्स तक आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे ना. तो दैट्स व्हाट आई फील कि कुछ भी है आपको, यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस. एंड आई फील जो भी आपने शेयर किया इट्स वेरी इंसाइटफुल बिकॉज दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, है ना. एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, बहुत पावर पैक्ड था. जैसा मैंने सोचा था मेरे को लगा उससे डबल ट्रिपल वैल्यू मिली है. एंड आई एम श्योर लोगों को भी मिलेगी इसके अंदर. सो आई फील, एंड हाउ कैन समवन रीच आउट टू यू? लेट्स से आपका कोई प्रोग्राम हो, आपका कोई क्लाइंट बनना चाहता हो, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? They can simply reach out to my website vrmedia.in. अच्छा, हाँ, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ऑसम. सो आई फील फॉर एनीवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, अगर कोई प्रोग्राम करना है, कोई आपका कोचिंग चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, देखो डायरेक्टली रीच आउट टू विकास ऑन हिज इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट एज वेल. बाकी हम सब कुछ लिंक तो डाल ही देंगे. सो इट वॉज नाइस मीटिंग यू विकास. सो वेलकम एंड थैंक्स फॉर कमिंग जॉइनिंग दी पॉडकास्ट.